Good morning everyone. I am Avinash Singh Mandloi. Welcomes you all in today's class. Today we are going to discuss about the cell communication. Cell communication. This word communication. Communication is simply mean exchange of information. Like we being a human being, हम लोग जैसे कि हमारी सोसाइटी में एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. हम अपने ऑफिस में या आप लोग स्टूडेंट्स क्लास में किसी असाइनमेंट को सॉल्व करते हुए एक दूसरे से मदद लेते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन. जिस तरह से मैं आपको आज समझा रहा हूँ सेल कम्युनिकेशन क्या है, दिस इज अ कम्युनिकेशन. जिस तरह से आपको समझा रहा हूँ ये कम्युनिकेशन कहलाएगा. एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसमें मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो वॉइस के फॉर्म में दे रहा हूँ. ये वॉइस आपके ईयर्स तक जा रही है और आप उस इंफॉर्मेशन को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो और इसके ऊपर एक रिस्पॉन्स देते हो. ठीक है. सिमिलरली हमारी बॉडी में भी ऐसे होता है. एग्जाम्पल के लिए आप देखिए हार्ट आप देखेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है, लेकिन अगर उसको माइक्रोस्कोपिकली आप देखें तो उसमें मायोकार्डियल सेल्स हैं जो कि एक एक सेल उसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है. तो आप ये देख पाएंगे कि हर एक सेल एक सही समय पर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है. इससे पता चलता है कि सेल सभी आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ अपना काम कर रही है. इट मीन्स कि उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है. ठीक है, तभी वो कोऑर्डिनेट कर पा रही हैं. तो उसी तरह से कुछ इसी तरह से वो भी कम्युनिकेट करती है. तो एग्जाम्पल देखते हैं. सेल्स क्या करती हैं? सेल्स जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो सिग्नल के फॉर्म में देती है. ये सिग्नल मॉलिक्यूल जो कि बेसिकली क्या होगा, एक केमिकल होगा. अब ये केमिकल उस टारगेट सेल्स पे पहुंचेगा. तो टारगेट सेल्स पर उसको रिसीव करने के लिए वहां पर प्रेजेंट है रिसेप्टर जो कि उसको रिसीव करेगा. ये रिसेप्टर जो होगा इसकी वजह से कुछ अंदर की तरफ प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे. क्योंकि ये सेल के अंदर के प्रोटीन है इसलिए उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर प्रोटीन. ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स के एक्टिवेशन से फाइनली आपको एक रिजल्ट मिलेगा जो कि आपके उस सिग्नल का रिजल्ट होगा. इसको आप रिजल्ट या मैं कहूं रिस्पॉन्स कह सकते हैं. ठीक है. तो सिमिलर वे में हमारी सेल्स भी कम्युनिकेट करती है. ठीक है. इस पार्ट को जब हम बोल रहे हैं वॉइस ईयर तक पहुंच रही है या सिग्नल रिसेप्टर तक पहुंच रहा है, इसको हम बोलते हैं रिसेप्शन. दैट इज कॉल्ड रिसेप्शन, द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप जहां पर हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं या अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसडक्शन. And the last one step is called is response. So communications occur in three different steps. One is the reception, transduction and then response. पहले आपको सिग्नल रिसीव होता है, आप उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उस पर फाइनली एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है. अब इस प्रोसेस को हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास सेल है जो कि यहाँ से सिग्नल जनरेट कर रहा है. सिग्नल्स जो कि मैंने अभी आपको बताया कि केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. ये केमिकल एक दूसरे सेल पर यानी कि टारगेट सेल तक पहुँच रहे हैं. ठीक है. तो ये केमिकल मॉलिक्यूल यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पे हमने कहा रिसीव करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो यहाँ पर एक हम रिसेप्टर लेते हैं. रिसेप्टर सिंपली एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि किसी केमिकल को बाइंड कर सकता है. ठीक है. ये सेल की सरफेस पे भी हो सकते हैं और सेल के अंदर भी होते हैं. फिलहाल हम सरफेस वाले का एग्जांपल लेकर देखते हैं. तो ये मॉलिक्यूल इस पे बाइंड करेगा. इस बाइंडिंग की वजह से ये अंदर की तरफ हमने कहा था इंट्रासेलुलर प्रोटीन यानी सेल के अंदर की तरफ के कुछ प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा. सपोज इसने इस प्रोटीन को एक्टिवेट किया, इसने फर्दर किसी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, इसने भी फिर फर्दर एक और प्रोटीन को एक्टिवेट किया. मल्टीपल स्टेप्स हो सकती है. इन मल्टीपल स्टेप्स को हम ट्रांसडक्शन या इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग बोल रहे हैं. अब ये जो फाइनली हमारा जो प्रोटीन एक्टिवेशन हुआ ये फाइनली अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर सकता है. इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं, सपोज जैसे कि एक प्रोटीन यहाँ पर है, कोई प्रोटीन हमारे पास यहाँ पर है, एक प्रोटीन ये है. ये प्रोटीन्स को हम बोलते हैं इफेक्टर प्रोटीन्स. ये इफेक्टर प्रोटीन क्या हो सकते हैं? मे बी कि ये कोई मेटाबॉलिक प्रोटीन हो, मे बी कोई जीन या ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन में इसको बोल देता हूं.
या फिर ये कोई साइटोस्केलेटन का पार्ट हो सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिग्नल, इसमें से किसी एक को वो एक्टिवेट करता है, ठीक है। सपोज अगर मेटाबॉलिक को एक्टिवेट किया तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट विल बी द अल्टरेशन, कोई चेंज आएगा। चेंज किस में आएगा? क्योंकि मेटाबॉलिक वाला प्रोटीन है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में आएगा, अल्टरेशन इन मेटाबॉलिज्म। और ऐसे अगर ट्रांसक्रिप्शन में हुआ है तो जो चेंज आएगा वो आएगा हमारा अल्टरेशन इन द जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। साइटोस्केलेटन, इससे क्या रिजल्ट होगा? अल्टरेशन इन द सेल शेप और इट्स मूवमेंट। तो इस तरह से सेल्स हमारा कम्युनिकेट करता है। ये जनरल एक हमारा ओवरव्यू है यहाँ पर कि सेल कैसे कम्युनिकेट करता है। इस सेल ने सिग्नल्स को जनरेट किया, रिसेप्टर ने टारगेट सेल पर रिसीव किया, इंट्रासेलुलर स्टेप्स हुई, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन एक्टिवेशन हुआ और उससे हमें अलग अलग तरह के रिजल्ट मिलते हैं। कौन सा रिजल्ट मिलेगा ये डिपेंड करता है कैसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है और किस टाइप का वो सेल है। तो इस तरह के रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल कम्युनिकेशन। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो सिग्नल यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है रिसेप्टर तक, ये कैसे पहुँचता है, ओके। इसके बारे में बात करते हैं और इसी के बारे में बात करते हुए हम ये जानेंगे कि मैकेनिज्म क्या है अलग अलग सेल कम्युनिकेशंस के, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि ये एक हमारा सेल है, ये हमारे अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को अपनी सेल सरफेस पर प्रेजेंट कर लेता है, पहुंचा देता है, ठीक है। कोई दूसरा सेल हो सकता है जो कि अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिंपली डिफ्यूज करके इंट्रासेलुलर स्पेस में, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में से भेज सकता है, ठीक है। कोई दूसरा सेल और हो सकता है जो कि अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को, जो कि उसके अंदर वेसिकल्स के फॉर्म में स्टोर है, उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह से ये सिग्नल्स हमारे सेल से बाहर आते हैं। अब अगर जो पहला केस है, फर्स्ट केस, कि यहाँ पर तो ये सरफेस पे प्रेजेंट है, तो जो टारगेट सेल है उसको उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, ये मॉलिक्यूल यहीं पर प्रेजेंट है, कहीं दूर नहीं जा पा रहा है। तो क्या होगा कि हमारे जो टारगेट सेल है उसको इसके कांटेक्ट पर आना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उसका जो रिसेप्टर होगा यहाँ पर वो इससे कांटेक्ट बनाएगा। तो इस प्रकार के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कांटेक्ट डिपेंडेंट मैकेनिज्म, इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट डिपेंडेंट मैकेनिज्म। अब हमने जो दूसरे केस देखे थे, जैसे कि अगर वो सिंपली डिफ्यूज कर देता है या एक्सोसाइटोसिस द्वारा अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सेल से बाहर कर देता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये डिफ्यूज हुए हैं या एक्सोसाइटोसिस से बाहर जब आए हैं तो ये दूरी तक जा सकते हैं। तो ये मे बी दो में से किसी भी टाइप से अगर उसने हमारे सिग्नल को जनरेट किया है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को इमिट किया है सेल से, तो ये क्या हो सकता है इसके आसपास नेबरिंग में बहुत सारी सेल्स हों, ठीक है। यानी कि लोकल एरिया में उसके आसपास की सेल्स पर ही जाकर ये टारगेट करे और उस पर जाकर ही अपना एक्शन शो करे, यानी जिसके पास उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा नेबरिंग सेल में, ठीक है, वो उन रिसेप्टर्स पर बाइंड करेगा और वहां पे रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जो हमने अभी आगे की पिछले स्टेप्स में देखा था, ठीक है। तो इस प्रकार के मैकेनिज्म जहां पर जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो सिर्फ लोकल एरिया में कर रहा है, दूरी तक नहीं जाता, आसपास की सेल्स पर ही काम करता है, उसको हम पैराक्राइन मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। पैराक्राइन सिग्नलिंग मैकेनिज्म, जैसे फर्स्ट था कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट जो कि कॉन्टेक्ट के बेस पर होता है, दूसरा पैराक्राइन मैकेनिज्म। इस कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट को जक्स्टाक्राइन भी बोला जाता है, ठीक है। अब पैराक्राइन जो मैकेनिज्म है, इसी के सिमिलरली एक और मैकेनिज्म है कि अगर ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है, यही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किसी सेल द्वारा जनरेट होने पर वो उसी सेल पर जिस सेल ने उसको रिलीज किया था, मैं एक और एग्जांपल के साथ, एक और डायग्राम के साथ हम देख लेते हैं। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसने यहाँ से इमिट किए और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इसी सेल पर ही जाकर एक्ट कर जाते हैं। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम ऑटोक्राइन मैकेनिज्म बोलते हैं, ऐसे इस मैकेनिज्म को हम ऑटोक्राइन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पे सभी पर हमने देखा कि सिग्नल बहुत दूर तक नहीं जा रहा है, ये कांटेक्ट के बेस पर है, ये थोड़ा दूर तक जाएगा, नेबरिंग सेल्स पे एक्ट कर जाएगा। लेकिन हम एक और कैटेगरी देखते हैं जहां पर सिग्नल डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, यानी कि दूरी पर
यानी कि अगर आपके ब्रेन ने सिग्नल जनरेट किया है और उसको आपके किडनी पर जाकर एक्ट करना है तो एक डिस्टेंस पर भी वो ट्रेवल कर सकता है। उस कंडीशन के लिए हम देखते हैं, सपोज ये हमारा सेल है, ठीक है, ये सेल यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इसके पास है, ये किसी भी मीडियम से या तो यहाँ पर उसने एक्सोसाइटोसिस किया हो या डिफ्यूजन किया हो के थ्रू सिग्नल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ला दिया है। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड का काम क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से के द्वारा ले जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे हमारे ब्लड के अंदर और ब्लड के द्वारा ये ट्रेवल कर सकते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, और जाकर ये अपने टारगेट सेल पर जो कि किसी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है वहां पे वापस डिफ्यूज करेंगे और वहां पे उसका अगर रिसेप्टर प्रेजेंट है उस पर बाइंड करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स हमारे आ गए, ये हमारा रिसेप्टर है, ये इस पे जाके बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और एक्शन देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसने दूरी पर आकर अपने सिग्नल्स का काम किया है, ठीक है। तो इस प्रकार के मैकेनिज्म को हम एंडोक्राइन मैकेनिज्म बोलते हैं। ऐसा इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जितनी भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो इस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करती हैं। वो अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हमारे ब्लड वेसल में रिलीज करती हैं और ब्लड वेसल से वो ट्रेवल होकर डिस्टेंस पे जाकर एक कर सकता है। एक और तरीका हो सकता है डिस्टेंस पे जाकर एक करने के लिए, वो है हमारी नर्व सेल जिनका इस्तेमाल करती है। नर्व सेल जो सिंपल सा अगर मैं आपको एक डायग्राम बताऊं तो नर्व सेल जो कि सिंपल इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, जिसमें सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल्स या एंड टर्मिनल्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसके एंड में इस तरह से सिनेप्टिक बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। इन सिनेप्टिक बल्ब्स में यहाँ पे केमिकल मैसेंजर्स और केमिकल्स स्टोर होते हैं जिनको हम यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ट्रांसमीटर्स, ठीक है। यहां पर हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हार्मोन्स कह रहे थे, यहां पर उनको हम एज ए न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्टिक बल्ब से रिलीज होते हैं एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। जब उसे कोई एक्शन पोटेंशियल मिलता है किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुली के थ्रू या किसी और नर्व से उसको सिग्नल मिला, एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट द एक्सॉन ट्रेवल हुआ और उसने यहाँ पर आके स्टिमुलेशन किया, जिसकी वजह से ये हमारे केमिकल जो कि यहाँ सिनेप्स में स्टोर थे, इन सिनेप्स में वो रिलीज हुए और रिलीज होकर जो भी वहां पर टारगेट सेल है उस पर जाकर ये एक्ट कर सकते हैं थ्रू द रिसेप्टर। तो इस टाइप का जब सिग्नलिंग मैकेनिज्म होता है तो उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक मैकेनिज्म, उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म। तो इस तरह से हमारी जो सेल कम्युनिकेट करती है अलग अलग मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके। तो एक छोटा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने जो भी देखा कि 3 स्टेप में सेल कम्युनिकेट करती है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है रिसेप्शन, यानी कि सिग्नल का रिसेप्टर तक पहुंचना। सेकंड स्टेप होता है उस सिग्नल्स के जब रिसेप्टर पहुंचता है तो रिसेप्टर के द्वारा जो इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनल जो प्रोटीन्स का एक्टिवेशन है उसे हम ट्रांसडक्शन या इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे हम कह सकते हैं, और उससे जो फाइनली आउटकम जो निकल के आता है वो हमारा रिजल्ट कहलाता है, ठीक है। और जो रिसेप्शन की स्टेप है वहां तक जो हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सोर्स सेल से टारगेट सेल तक पहुंच रहा है वो अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू पहुंचाता है। जैसे हमने एक देखा था कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट मैकेनिज्म, दूसरा हमने देखा था पैराक्राइन मैकेनिज्म, इसी के साथ हमने देखा था ऑटोक्राइन, इसके बाद हमने देखा था यहां पर साइनेप्टिक, और जो हमने देखा था लास्ट इट्स एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो इस तरह से हमारे सेल कम्युनिकेट करती है। कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट इज द बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्ट, 2 सेल्स को कॉन्टेक्ट में आना होगा तभी वो कम्युनिकेशन हो पाएगा। पैराक्राइन, एक सेल ने सिग्नल को जनरेट किया और आसपास की नेबरिंग सेल या लोकल सेल्स पर ही जाकर वो एक्ट हुआ तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग कहलाएगी। ऑटोक्राइन, जिस सेल ने सिग्नल जनरेट किया है वही सेल्स पर ही जाकर वो सिग्नल एक्ट कर जाता है, इसको हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। साइनेप्टिक, जब नर्व सेल्स एक लॉन्ग डिस्टेंस पे हम सिग्नल्स को भेजना चाहते हैं और वो भी फास्ट ट्रेवल करवाना चाहते हैं तो हमें नर्व सेल्स की मदद लगती है, और नर्व सेल जिस प्रकार का सिग्नलिंग मैकेनिज्म करती है उसे हम साइनेप्टिक मैकेनिज्म कहते हैं। थर्ड,
एंडोक्राइन, जहां पर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, ब्लड उसको लेता है और ब्लड के साथ ट्रेवल कर कर वो टारगेट ऑर्गन पर डिस्टेंस ट्रेवल कर कर जाता है, उस टारगेट सेल पर एक्ट करता है। इस प्रकार के मैकेनिज्म को हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म हमारे पास है। कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट का अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के समय पर होता है, इम्यून सेल्स जो होती है वो कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट का स्टार्ट करती है। इवन कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट के भी फर्दर टाइप्स हो सकते हैं, उसमें से पर्टिकुलर टाइप है जहां पर वो गैप जंक्शन, यानी दो सेल्स जिस पॉइंट से जुड़ती है उनको हम जंक्शन कहते हैं, उसमें स्पेसिफिक टाइप है गैप जंक्शन, उसका इस्तेमाल करती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है हार्ट के जो मायोकार्डियल टिश्यूज हैं वो गैप जंक्शन से कनेक्टेड होते हैं और उसके थ्रू अपने सिग्नल्स को कम्युनिकेट करते हैं। पैराक्राइन, देयर इज एग्जांपल इज हिस्टामिन, आप सभी लोग जानते ही होंगे हिस्टामिन जो कि एलर्जी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑटोक्राइन, जैसे कि साइटोकाइंस सेल्स होती हैं जो ऑटोकाइंस की तरह काम करती है। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है कैंसर सेल्स, कैंसर सेल अपने प्रोलिफरेशन के लिए हमारे ऑटोक्राइन मैकेनिज्म इस्तेमाल करती है। सिनेप्टिक, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स या नर्व सेल्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन है, एड्रेनलिन है या नॉरपेनेफ्रिन जो है, ये सारे हमारे सिनेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। एंडोक्राइन सारे हमारे हार्मोन्स जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ सेल कम्युनिकेशन। जो हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, वो मे बी प्रोटीन हो सकता है, वो हमारा पेप्टाइड हो सकता है, स्टेरॉइड, रेटिनॉइड्स हो सकता है, फैटी एसिड, इवन जो डिजॉल्व गैसेस है बॉडी में से नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी हो सकता है। So this is an in general introduction to cell communication. Thank you.